नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं ये बेसिकली कहाँ से आए हैं, इसका मेजर सोर्स का है। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करेंगे कि कितने डिफिकल्ट थे, कितने इजी थे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पूछ लिया यूपीएससी ने। क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन आर्टिकल 74.1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्या कह रहे हैं भैया कि ये बताइए कि इन चारों में से वो कौन सा अमेंडमेंट है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आर्टिकल 74.1 के अंदर किया गया था। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर हैज द ड्यूटी टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी कह रहा है द प्रेसिडेंट शेल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और डी कह रहा है द प्रेसिडेंट शेल हैव द राइट टू समन और प्रेरोग द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। रीज़न बीइंग, अगर आप लक्ष्मीकांत बुक के अंदर आओगे, ठीक है, लक्ष्मीकांत बुक के अंदर आओगे और जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है इसके अंदर आओगे आप, तो यहाँ पे हमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो क्या मेंशन कर रखा है, देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस आर्टिकल 74। अब ये जो है आर्टिकल ये डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ये कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इनेक्टेड बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कि भैया जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया तो इसने जो प्रेसिडेंट है उसको बाउंड कर दिया, बाध्य कर दिया किसके प्रति, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसके प्रति। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एड और एडवाइस करेंगे उसके बिहाफ पे ही जो प्रेसिडेंट है अपने डिसीजन सुनाएगा। ये इस आर्टिकल के अंदर ये बेसिकली हमारा अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट के अंदर, यही पूछा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है और एक ईजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, आराम से आपको करके आना चाहिए। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भैया कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इस पे भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने काफ़ी पूछे हैं पास्ट में, तो उसके संदर्भ में इसने पूछ लिया है पावर के बारे में। तो देखो क्या कह रहा है, पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ऑडिट करते हैं ये। सेकंड कह रहा है ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसीट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ये जो वर्ड है ना कंट्रोल, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, वरना ये स्टेटमेंट सही होती। ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि जो हमारा सीएजी होते हैं, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, ये कंट्रोल करने की कोई भी पावर इनके पास नहीं होती है। ठीक है, नो कंट्रोल होता है इनके पास, बस ये ऑडिट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यू। ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाते हैं इसके सोर्स पे, जो सीएजी का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर, एम लक्ष्मीकांत के अंदर, उसमें अगर आप आओगे ड्यूटीज एंड पावर वाले हेडिंग में, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है ही ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यही इसने यहाँ पे लिखा है, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ मिल गई। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट इसने बोला था कि ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसीट ऑफ द मनी। ये बिल्कुल गलत बात है, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, इन अदर वर्ड्स द सीएजी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि भैया कोई कंट्रोल नहीं है इनके पास, कोई कंट्रोल नहीं है, बस ये रिपोर्ट्स बना सकते हैं और ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यू। ये भी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देख सकते हो, ही ऑडिट्स द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जो है 1 और 3 जो है दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैं कहूँगा कि ये ईजी क्वेश्चन है, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी है उनको ये करके आना चाहिए था। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ कमेटी है बहुत फेमस, और यहाँ पे इनकी की रिकमेंडेशंस है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग इसने बताया, पूछा है। तो देखो उसने सबसे पहले बोला कि बलवंत राय मेहता है, यहाँ पे अशोक मेहता है, जीवी की है, और एलएम संघवी है। तो देखो बलवंत राय ने क्या बोला था, बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, ये चारों की चारों कमेटी दोस्तों हमारी पंचायती राज से रिलेटेड है। बलवंत राय कमेटी ने क्या बोला था कि क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत जो है ये रिकमेंड किसने किया था, ये बलवंत राय ने किया था। ठीक है, उसका जो हमारी अशोक मेहता कमेटी थी इसने रिकमेंड किया था जिला परिषद के क्रिएशन का। ठीक है, तो बी का हमारा 3 हो जाएगा। और जो हमारा जीवी के राव कमेटी है
उसने हमें रिकमेंड किया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है इसकी पोस्ट के लिए रिकमेंड किया था, यानी कि सी का 2 हो जाएगा और डी का हमारा 1 हो जाएगा। और दोस्तों इनके सोर्सेज जो हैं वो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत के अंदर अगर आप पंचायती राज के अंदर आओगे, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज के अंदर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटीज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बलवंत राय कमेटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सोर्स मिल जाएगा। इनके यहाँ पे रिकमेंडेशन इसने यहाँ पे बता रखे हैं पॉइंट वाइज। देखो पहला ही रिकमेंडेशन इन्होंने क्या बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कि भैया 3 टियर बनेगा, ग्राम पंचायत बनेगा विलेज लेवल पे, पंचायती समिति बनेगा ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद बनेगा कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो ए का हमारा देखो इसने यही बोला है, ए का जैसे 4 यहाँ पे बताया, तो यही इसने बोला है कि क्रिएशन ऑफ जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ठीक है, वही 3 टियर। तो ये बलवंत राय का आपका सोर्स यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अशोक मेहता की। अशोक मेहता की बात करें तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, देखो द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राइट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टियर सिस्टम। कि भैया जो 3 टियर सिस्टम जो बलवंत राय ने रिकमेंड किया उसको रिप्लेस कर दो 2 टियर से। और वो 2 टियर क्या होना चाहिए, दैट इज जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट मंडल पंचायत, ठीक है। तो जिला और मंडल पंचायत इनके नाम से रिप्लेस कर देना चाहिए। और देखो यही चीज़ इसने बोली है, देखो बी का यहाँ पे 3 है कि क्रिएशन ऑफ जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी, बी का हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो जीवीके राव कमेटी है, जीवीके राव कमेटी ने क्या बोला था कि भैया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये बनाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आए जीवीके राव कमेटी वाले हेडिंग में, तो यहाँ पे देखो 4th पॉइंट में यही लिखा है कि अ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। ये इनके रिकमेंडेशंस थे। तो ये सी का हमारा 1 हो जाएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। कि भैया जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो यही इनका रिकमेंडेशन था और यही यहाँ पे ऑप्शन में दे भी रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों करने लायक था, आपको करके आना चाहिए था। क्यों करके आना चाहिए था, क्योंकि ये जो कमेटीज़ हैं, खासतौर से अशोक मेहता हो गया, बलवंत राय हो गया, ये हमेशा न्यूज़ में और जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड है उसमें रहते ही रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस मतलब एक एस्पिरेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो छोड़ गया है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाने की कोशिश करी है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, सीडीएस 2018 में पूछा है, 9 में पूछा है, 8 में पूछा है, सीएपीएफ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पूछ रखा है ये। यहाँ पे देख सकते हो अशोक मेहता से डायरेक्टली पूछ लिया किसके रिलेटेड ये कमेटी है, तो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड ये कमेटी है। ऐसे इसने बोल दिया था कि अशोक मेहता कमेटी जो है इनकी इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं थी, तो क्रिएशन ऑफ 3 टियर सिस्टम इनका रिकमेंडेशन नहीं था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमीशन के बारे में पूछ लिया कि तो यहाँ पे इनका क्या रिकमेंडेशन था, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि अभी हमारा डायरेक्टली पूछा है सीएपीएफ 2025 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों ये भी डूएबल था मेरे अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से बता दो भैया कौन सा सही नहीं है, ये बता दो आप। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। बी कह रहा है कि हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये गलत बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज इनकरेक्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डी कह रहा है ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑल कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे रिकॉर्ड हो जाएंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसका जो सोर्स है आपको मिल जाएगा। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आप कर ही सकते थे इसे। बाकी अगर सोर्स ढूंढोगे तो सुप्रीम कोर्ट वाले जो चैप्टर है उसके अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही जो हमारा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, बट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से पूछ लिया भैया इसने। क्या बोला है इसने कि पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। अच्छा, दूसरा इसने बोला कि द सेंट्रल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट बोला इसने, यहाँ पे ध्यान रखना। अगले कह रहा है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट एंड लेवी टैक्सेस। अब दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है यहाँ पे इनका सोर्स देखते हैं। वही हमारा जो लक्ष्मीकांत है उसके अंदर ही आपको सोर्स मिल जाएगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के अंदर आते हैं हम अगर यहाँ पे, तो ये को पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। कि भैया इसने जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 2 सब्जेक्ट बना दिए, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। अब देखो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स तो इसने बता दिए, तो यही स्टेटमेंट इसने यहाँ पे बोला था, इट डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। उसने देखो इसके बाद क्या बोला सेकंड स्टेटमेंट, इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। और यहाँ पे इसने क्या बोला
इट दी सेंट्रल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्स एंड ट्रांसफर। नहीं भैया, सेंट्रल नहीं, कौन से प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं ये हुए थे। तो इस वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, केवल एक वर्ड की वजह से प्रोविंशियल। अगर यहाँ पे प्रोविंशियल लिखा होता तो ये करेक्ट होती। ठीक है, तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी सही है हमारी, यहाँ पे देख सकते हो, इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनैक्ट देयर ओन बजट। कि भैया जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वो अपना खुद का बजट बना सकते हैं, पहली बार हुआ था। यही चीज़ ने ये भी यहाँ पे बता रखा है कि ग्रांटेड द पावर टू मेक देयर ओन बजट एंड लेवी टैक्सेस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग पूछा है। लिस्ट 1 यहाँ पे है, लिस्ट 2 यहाँ पे है। यहाँ पे एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट है और यहाँ पे की प्रोविजंस हैं उनके बारे में पूछ रखा है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इसका जो मैचिंग होगी वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 से होगी, यानी कि ए का हमारा 3 किया जाएगा। बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर ऑफ इंडिया, ये हमारा की प्रोविजन था किसका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ऐसे अगर हम चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट का क्या प्रोविजन था, टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड। ये 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसका रिकमेंडेशन था। ऐसे अगर हम चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो इसका रिकमेंडेशन था डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस रिमूव्ड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर सर्विस, कि भैया फेयर एम्प्लॉयमेंट उन्हें देना चाहिए इंडियंस को। और जो चार्टर एक्ट 1853 था उसका ये था कि भैया एनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसके जो सोर्स हैं दोस्तों आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे आए, सबसे पहले इसने जैसे बोल रखा है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो इसने बता रखा है द चार्टर एक्ट 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। कि भैया इंडियंस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बेसिकली ये इसने बोला था चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा सी का जो है वो 2 हो जाएगा, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस है ये वाली चीज़ जो है ये इसने बोली थी, सी का हमारा 2 हो जाएगा। 1833 चार्टर के अंदर ये चीज़ आई थी। ऐसी चार्टर एक्ट 1853 के अंदर देखें तो इसने देखो क्या बोला था, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। बेसिकली इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्या किया, एक्सपांड किया। ठीक है, फर्दर एक्सपांड किया, एक मिनी पार्लियामेंट बना दिया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है चार्टर एक्ट 1853 के बारे में कि एनलार्जमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये किसके अंदर आया था, चार्टर एक्ट 1853 के अंदर आया था। ठीक है, उसका दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो यहाँ पे जो पिट्स इंडिया है उसके बारे में बता रखा है, उसके फीचर्स यहाँ पे गिवन है बेसिकली। तो देखो अगर यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम देखें, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। कि भैया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये कौन लेके आया था, पिट्स जो एक्ट है 1784 का वो लेके आया था। ठीक है, इसी के साथ हम ऑप्शन नंबर 3 देखें यहाँ पे तो बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो ये ए का जो है हमारा 3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था मतलब बहुत लोग कर पाएंगे होंगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो 50-50 चांसेस जो है इस क्वेश्चन में होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस कंप्लीट होता है। पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल 6 क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चंस में से मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे, इनफैक्ट 5 क्वेश्चंस मैं कहूँगा कि डूएबल थे। बस ये जो पिट्स वाला एक्ट था, ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने लेटेस्ट किया ये एक बार को आप छोड़ सकते थे। ठीक है, बाकी जो 5 क्वेश्चंस थे वो आप आराम से कर सकते थे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे था और इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत के अंदर से पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये पॉलिटी के जो 5 क्वेश्चंस थे हालांकि बहुत कम थे कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेंड्स जहाँ पे पॉलिटी के हमारे 15-15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट ये 5 क्वेश्चंस भी आपको इंटू अगर 2 करें तो ये हमें 10 नंबर देते हैं CAPF पेपर 1 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पॉलिटिकल एनालिसिस। आपको कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ना, हम ज़रूर उस पर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।